Good morning, girls. Today we will discuss about plasmolysis in physical properties of water. आप पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. इसमें एक टॉपिक आपका आता है प्लाज्मोलिसिस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लाज्मोलिसिस. When we placed a cell, क्या होता है प्लाज्मोलिसिस, इसमें हम बताएंगे. When we placed a cell, plant cell, in a concentrated solution, the water osmosis out. आपको मालूम है, पढ़ा है आपने, इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस. When there is a excessive osmosis of water, the protoplast contracts. आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे कि मैम ऑस्मोसिस तो हो रहा है, लेकिन यदि रेगुलर प्रोसेस होती रहे ऑस्मोसिस की तो क्या कुछ प्रॉब्लम है या बेनिफिशियल है प्लांट के लिए, हार्मफुल है? कोई एक फिनोमिना रेगुलर, उसको रेगुलेशन उसका होना ज़रूरी है. वो कैसे होता है ना? When there is a excessive osmosis of water, plant cell become contract. प्रोटोप्लास्ट यानी कि प्रोटोप्लाज्म उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल से अपनी जगह हटा देगा. जैसे कि आपने नॉर्मल सेल डायग्राम देखा. ए डायग्राम इज़ अ नॉर्मल सेल डायग्राम, और बी में आप देखोगे कि प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो गया, उसने सेल वॉल से हट गया, वो बीच में आ गया. ठीक है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. इन अ प्लाज्मोलिस सेल द प्रेशर पोटेंशियल इज ज़ीरो एंड द सेल वॉल्स आर नॉट इन टच विद द प्रोटोप्लाज्म. राइट. बी डायग्राम शो कर रहा है. इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस the protoplasm shrinks and form a kind of small sphere in the cell. B डायग्राम में sphere दिख रहा है आपको. However, in plasmolysis, negative pressure potential does not develop as there is no inward pull of the cell wall. प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ है लेकिन सेल वॉल एज इट इज़ रही. राइट. क्योंकि कोई भी तरह का पोटेंशियल, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ. द सेलुलर एक्टिविटीज इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, बट दे कैन रिकवर फ्रॉम द मॉडरेट प्लाज्मोलिसिस विदाउट apparent injury when placed in either water or solution of the higher water potential. It means इसकी रिकवरी, प्लाज्मोलिसिस, प्रोटोप्लाज्म हमारा श्रिंकेज हुआ, सेल वॉल उसने कुछ छोड़ दी, उससे हट गया, तो ये वापस से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है. कब? जब हम इसको हायर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन में रखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेल को कुछ इंजरी करेगा. This process of recovery by inward osmosis of water in a plasmolyzed cell is termed as deplasmolysis. Thus, we can say, आपसे कोई पूछे what is plasmolysis, तो you can explain in a definition form. What is the definition? The phenomenon of the shrinkage of protoplasm from the cell wall under the action of concentrated solution is called plasmolysis. Clear? बिल्कुल नॉर्मल है. If this plasmolyzed cell is again kept in water, the protoplasm of cell returns to its normal condition. Right? Normal cell to plasmolyzed cell process, then this process is called plasmolysis. Again, plasmolyzed cell to normal cell, this process is called
deplasmolysis. तो we can say in definition form, if the plasmolyzed cell is again kept in water, the phenomenon, the protoplast of the cell returns to its normal condition. This return of normal condition of protoplasm is called deplasmolysis, right? The solution in which a cell starts losing water has a lower water potential or higher osmotic potential than that of the cell. Such a solution is called hypertonic. 3 वर्ड आपने ऑस्मोसिस में भी यूज़ किए, पढ़े बार बार, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, राइट? इसका विद डायग्राम में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द डायग्राम डेफिनेशंस ऑफ 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस एंड इट्स रिलेशन टू द सेल फिजियोलॉजी. कोई भी प्रोसेस होती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट सेल के लिए, वो ज़रूरी है मालूम होना. तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस एंड इट्स रिलेशन टू सेल फिजियोलॉजी. द फिनोमिना ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन सेवरल वेज. नंबर 1, the phenomena of plasmolysis may be used to see whether a cell is living or not. लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी, इसका एक्सोस्मोसिस हो या एंडोस्मोसिस हो, ये प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करती है कि सेल लिविंग है कि नहीं है. बिकॉज द प्लाज्मोलिसिस विल नॉट अकर इन डेड सेल्स ड्यू टू want of cytoplasmic semi permeable membrane. सबसे important point है. Next, the phenomena of plasmolysis prove that cytoplasm act as a semi permeable membrane. आपने देखा osmosis में भी semi permeable membrane का requirement रहता था. Anyway, if the cytoplasm is not working as semi permeable membrane, the external solution would enter the vacuole and bring about an equilibrium between the sap and outer solution, and no plasmolysis will be there, right? The phenomenon of plasmolysis may be used for determining approximately the osmotic pressure of the cell contents. राइट, आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा. नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ प्लाज्मोलिसिस एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस एंड परमिएबिलिटी बोथ. प्लाज्मोलिसिस से ऑस्मोसिस का भी मालूम चलता है और परमिएबिलिटी की कितना इसका परमिएबिलिटी है, राइट? तो आपने अभी पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन द प्लांट लाइफ. नेक्स्ट आप पढ़ोगे टॉपिक रोल ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एग्रीकल्चर. इसमें क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज द रिटार्डेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल. रिटार्डेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो हो गई जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है, न्यूक्लियस हो रहा है, वैक्यूल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे होता है? मेटाबोलाइट्स से होता है, और वो सब जब श्रिंकेज होंगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर इफेक्ट आएगा. इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम द रिजल्ट विल बी परमानेंट विल्टिंग ऑफ टिश्यू, राइट? विल्टिंग ऑफ टिश्यू एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द प्लांट बाय डेसिकेशन. This is what happens when the soil in which a plant is growing. This is what happens when the soil in which a plant is growing is irrigated with concentrated solution of any salt. आपने देखा होगा किसी solution
सॉइल में जब कोई सॉल्यूशन आप या तो हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक डाल देते हो तो उसमें प्लांट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ले और उसका श्रिंकेज शुरू हो जाता है, उसका विल्टिंग शुरू हो जाती है, तो इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू विल्टिंग ऑफ प्लांट थ्रू प्लाज्मोलिसिस द प्लांट ऑफन टर्न ब्राउन एंड कॉल्ड बाय फार्मर एज हैविंग बीन बर्न्ड। और हम बोलते हैं कि पौधा जल गया, प्लांट जल गया, बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि पौधा जल गया। ठीक है, नाउ कम टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, isotonic solution and hypotonic solution. What is hypertonic solution? Hypertonic solution in which a cell start losing water has a lower water potential or higher osmotic potential than that of the cell. Such a solution is called hypertonic solution. Again, we can say hypertonic solution is that solution which have a concentration such that it gains water or solvent by osmosis across a semi-permeable membrane from some other specified solution. Right? Next, isotonic solution. Isotonic solution क्या हुआ? Isotonic solution have some osmotic potential as that of the cell and there is no osmosis of water from either side. Right? Then isotonic solution, we can say isotonic solution is that which have a concentration such that it neither gains nor loss water by osmosis when separated by a semi-permeable membrane from a specified solution. B diagram आपको दिखा भी रहा है. Right? Now hypotonic solution. What is hypotonic solution? The solution having osmotic potential lower than that of a cell is termed as hypotonic solution. The water moves inside the cell from a hypotonic solution and the cell is deplasmolized or swollen. डायग्राम शो कर रहा है थर्ड वन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो thus we can say hypotonic solution is that which have a concentration such that it loses water or solvent by osmosis across a semi-permeable membrane to some other specified solution. I think it is clear. Hypotonic solution, isotonic solution, hypotonic solution. Right? Now comes to imbibition. एक वर्ड यूज होता है imbibition. शॉर्ट नोट के लिए भी आ जाता है सेपरेट, या डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज imbibition, डिफरेंस बिटवीन imbibition एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, अभी डिफरेंसेस की बात बाद में करेंगे. व्हाट इज imbibition? The swelling up of a certain substances as a result of absorption of water is called imbibition. For example, swelling of dry seeds in water, swelling up of wooden framework during rainy season, सब क्या है? imbibition. नॉन लिविंग का भी एब्जॉर्ब करना वाटर, इट इज़ कॉल्ड imbibition. According to Rosenthal, imbibition refers to the absorption of water, liquid or vapor into the ultra microscopic pores. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप का मालूम ही है और उसके से पहले आपने लगाया अल्ट्रा.
ultra microscopic pores found in such materials as cellulose or a black of gelatin. This property of absorbing water is because cell wall and the protoplasm possesses the property of imbibition water. This phenomenon plays an important role in the plant physiology. This is responsible for the dehiscence of fruits, seeds and ascent of sap, etc. The phenomena of imbibition is exothermic. Exothermic means because during this process the energy in the form of heat is liberated out. Swelling of imbibition exert a pressure which is known as imbibition pressure and is more or less analogous to osmotic pressure and is the actual pressure. Imbibition pressure is also known as imbibition potential, right? So we studied about the process of imbibition. Now we comes to different type of differences. शॉर्ट नोट में बहुत आता है differences between diffusion, osmosis and imbibition. मैंने आपको सब डिटेल स्टडी कराई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के में. इसमें आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करे हैं मैंने टाइम टू टाइम आपको वीडियो सेंड किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उससे आप डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इम्बाइबिशन, इसका डिफरेंस भी आता है. डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मुझे नहीं लगता कोई पेपर अभी तक बना है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आया हो. बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है. पहले आपने इससे पहले सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, तो आप सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो भी आपके पास कोई भी इससे कंसर्न बुक है फिजियोलॉजी से, आप सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं. 12th में आपने बहुत लेंदी स्केल में सॉइल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो वो आप सॉइल प्रॉपर्टीज़ वहाँ से नोट्स बना लें. कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने बॉटनी में आपको पहले ही बताया था बॉटनी में दो चीज़ों का सबसे मेन रोल है, सॉइल एंड वाटर. ठीक है, सॉइल आपने 12th में भी किया हुआ है, आप उससे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अपने सिलेबस से चेक करेंगे, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वो हमने अभी आपके सामने पूरा लेंदी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह डिस्कस किया. नेक्स्ट आपने इससे पहले पढ़ा ट्रांसपायरेशन. ठीक है, ट्रांसपेरेशन उसका भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, आज आई थिंक we can wind up the colligative properties of water, right?